क्या आप जानते हैं कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद वो पकड़ा न जाए इसके लिए बहुत दिमाग लगाता है। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो किसी भी हालत में अपराधी को ढूंढ कर पकड़ सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें अपराधी ने कुछ ऐसा किया जिसने विक्टिम के फैमिली के साथ साथ खुद उसके फैमिली तक को हैरान कर दिया, जिसे लेकर खुद इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस पर ही इंक्वायरी बैठ जाती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं रूपल ओगरे केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। यहाँ अंधेरी ईस्ट सबर्ब में पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये एयरपोर्ट से भी ज्यादा दूर नहीं है। मारवा रोड पर मौजूद इस बिल्डिंग के सी विंग के 3rd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 306 में एक महिला रहा करती थी, रूपल ओगरे। 25 साल की यह महिला एक ट्रेनी एयर होस्टेस थी। रूपल के साथ इनकी बहन ऐश्वर्या ओगरे भी इसी किराए के फ्लैट में रहा करती थीं। ये ICICI बैंक में जॉब करती थीं। दोनों ही बहनें मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आने वाले न्यू राजेंद्र नगर की रहने वाली थीं। छुट्टी मिलने पर इनका घर पर भी आना जाना होता रहता था। ये घटना है सितंबर 2023 के दिनों की। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में रक्षाबंधन का त्यौहार था। इसी सिलसिले में दोनों बहनें अपने होम टाउन गई हुई थीं। लेकिन एयर होस्टेस की जॉब की ज्वाइनिंग को लेकर रक्षाबंधन से पहले ही रूपल को वापस मुंबई आना पड़ता है। बहन तो होम टाउन में ही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी फ्लैट में बहन ऐश्वर्या के साथ एक और दोस्त भी रहा करती थी, वो भी अपने होम टाउन गई हुई थी। इस तरह से अब रूपल के अलावा इस फ्लैट में और कोई भी नहीं होता है। ये यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। रूपल की अपने घर पर भी अक्सर फोन पर बातचीत हुआ करती थी। चूंकि ये घर से बहुत दूर थी तो हमेशा फोन आता रहता था। कभी घर के फैमिली मेंबर्स करते तो कभी दोस्त वगैरह किया करते थे। अब तारीख आई 3 सितंबर 2023, संडे का दिन था। आज के दिन रूपल घर पर ही थी। संडे के दिन इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी छुट्टी होती है। घर वालों को भी पता था कि रूपल आज अपने फ्लैट में ही होंगी, फ्री होंगी, इसीलिए वो भी हमेशा की तरह बेटी को कॉल करते हैं। सुबह के 10:30 से 11 बजे तक रूपल के अपने परिवारजनों और दोस्तों से बातचीत होती है, कभी वॉइस कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। लेकिन अब 11 बजे के बाद रूपल ने सबका फोन उठाना बंद कर दिया। रूपल के पिताजी ने भी सोचा कि आज बेटी फ्री होगी, क्यों ना उसका हाल चाल ले लूं। ये उसको 11 बजे के बाद कॉल करते हैं, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। लगा कि वो शायद घर के काम कर रही होगी, ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होगी। फोन पूरा रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो गया था। पिताजी घंटे 2 घंटे वेट करते हैं, शायद वो मिस्ड कॉल देखे तो कॉल करे। वैसे अगर बेटी बिजी होती और कॉल नहीं उठा पाती तो मैसेज जरूर करती थी कि बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगी। कभी कभी घर वाले भी मैसेज कर देते थे कि कॉल करके बात कर लेना। लेकिन आज 3 सितंबर के दिन बेटी 11 बजे के बाद फोन नहीं उठाती है और न ही व्हाट्सएप पर मैसेजेस सीन कर रही थी, ऑनलाइन भी नहीं दिख रही थी। सुबह तक तो उसने परिवार के बाकी लोगों से नॉर्मली बात किया था, हंसकर बात किया था, हंसी मजाक हुआ था, मगर अब वो अचानक से फोन क्यों नहीं उठा रही है। अब पिता को थोड़ी चिंता हुई। ये परिवार के बाकी लोगों से इसके बारे में बताते हैं। अब वो भी अपनी अपनी तरफ से फोन ट्राई करने लगे। धीरे धीरे सुबह से दोपहर, फिर दोपहर से शाम हो गया। अभी भी रूपल ओगरे किसी का फोन पिक नहीं कर रही थी। घर में चिंता का माहौल बढ़ने लगा था। मुंबई में 25 साल की बेटी अकेले फ्लैट में है और वो फोन नहीं उठा रही है। उधर तो इनका कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं था जो जाकर पता करे, रूपल से मिले। बहन ऐश्वर्या भी रायपुर में थी। जब घर में चिंता और बढ़ी तो रात के करीब 9 बजे ऐश्वर्या ने मुंबई में अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट किया। बताया कि फ्लैट में बहन अकेली है, वो सुबह से फोन नहीं उठा रही है। तुम अभी इसी वक्त फ्लैट में जाकर देखो कि क्या हुआ है, रूपल क्या कर रही है, पता करके जल्दी से बताओ। ये सुनकर ऐश्वर्या के दोस्त 9:30 बजे तक फ्लैट में पहुंचते हैं। बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुरंत ही 3rd फ्लोर के 306 फ्लैट में पहुंचना है। आमतौर पर जो भी लोग इस बिल्डिंग में रहने वालों से मिलने के लिए आते हैं उनके बारे में एंट्रेंस पर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है कि कितने बजे कौन से गेस्ट किससे मिलने के लिए आए, कौन से फ्लैट में जा रहे हैं। ऐसा लगभग हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होता है। सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना जरूरी है ताकि पता रहे कि कौन आया, क्यों आया। तो यहाँ दोस्त के कहने पर उनके साथ बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड और बाकी कुछ लोग फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। फ्रेंड ने डोरबेल बजाया, मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। कई बार ये बेल बजाते हैं, डोर को नॉक करते हैं, लेकिन फ्लैट के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। दरवाजा खोलने की कोशिश हुई तो पता चला कि ये लॉक है। अब दोस्त ने वापस से ऐश्वर्या को कॉल लगाया, बताया कि दरवाजा लॉक है, क्या पता कि रूपल कहीं गई हो। लेकिन वो इतनी देर से कहाँ होगी। सुबह में जब उसकी फैमिली से बातचीत हुई थी तो कहीं भी जाने का जिक्र नहीं किया था। बहन बताती है कि बिल्डिंग के पास ही एक चाबी वाला है, वो दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बनाकर दरवाजा खोल सकता है, उसके पास जाओ। दोस्त ने ऐसा ही किया, वो डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले के पास गए। इधर सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग के मैनेजमेंट को भी खबर दे दिया कि एक लड़की सुबह से फ्लैट में है और दरवाजा लॉक है। बिल्डिंग के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर पहुंचते हैं। कुछ ही देर में चाबी वाला भी यहाँ फ्लैट पर पहुंचता है। उसने जैसे तैसे करके दरवाजे को खोल दिया।
हालांकि रूपल और उनकी बहन ऐश्वर्या यहाँ किराए पर रहते थे। इस फ्लैट के जो ओनर थे वो कहीं और थे। उनको डुप्लीकेट चाबी लेकर आने में टाइम था और यहाँ पर हर सेकंड वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ताले चाबी के एक्सपर्ट से दरवाजा खुलवाना पड़ता है। जब दरवाजा खुलता है और दोस्त सहित कुछ लोग घर के अंदर पहुंचे तो वहां की दशा को देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने लिविंग रूम में ही फर्श पर रक्त बिखरे हुए थे। कुछ सामान वगैरह भी अस्त व्यस्त थे। फैले हुए रक्त को देखकर लगा कि किसी को यहाँ से घसीट कर कहीं और ले जाया गया हो। अब उसी रक्त का पीछा करते हुए लोग फ्लैट में आगे बढ़ने लगे। ये घसीटते हुए का निशान बाथरूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला गया सबकी हालत और खराब हो जाती है। बाथरूम के अंदर रूपल ओगरे रक्त में लहूलुहान पड़ी हुई थी। इनके गले पर कट के निशान थे, चेहरे पर खरोचे थी। फ्रेंड ने तुरंत रूपल की बहन ऐश्वर्या को कॉल करके सारी चीजें बताई। गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। रात के 10 बजे तक पवई पुलिस यहाँ बिल्डिंग में पहुंचती है। आनंद फानन में रूपल को घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रूपल के गले के पास किसी धारदार चीज के 2 बड़े निशान थे। साथ ही साथ चेहरे पर नाखून के खरोचों के निशान थे। बॉडी पर और भी चोटें लगी हुई थी। देखने से ही लग गया कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। जब लोगों को बाथरूम में रूपल का शव मिला तब तक शरीर से रक्त प्रवाहित होना बंद हो चुका था। घर वाले भी बेटी की दशा को सुनकर फौरन मुंबई आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। घर में दुख का पहाड़ टूट चुका था। रूपल ओगरे बड़ी ही होनहार और तेज तर्रार लड़की थी। इनके घर में 2 बड़ी बहनें और एक भाई थे। घर की छोटी बेटी होने के कारण ये सबकी लाडली थी। रूपल के पिताजी एक रिटायर्ड सरकारी इंजीनियर थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई अपने होम टाउन यानी रायपुर में करने के बाद रूपल हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ चली जाती हैं। इनका शुरू से ही सपना था एयर होस्टेस बनने का। ये एक मिलनसार लड़की थी। ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। एक तरह से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। ये एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट बनने का सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। चंडीगढ़ से पढ़ाई पूरी करने के बाद रूपल ने एयर इंडिया कंपनी में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया। अब उसमें जो भी प्रोसेस होता है रूपल वहां पर सिलेक्ट हो जाती हैं। आगे इनकी मुंबई में 6 महीनों की ट्रेनिंग होनी थी। चूंकि मुंबई में पहले से ही ऐश्वर्या किराए के फ्लैट में रहा करती थी तो रूपल भी उनके साथ ही जाकर रहने लगती है। ये मार्च अप्रैल 2023 के आसपास आई थी। रूपल रोज सुबह में अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चली जाती थी और ऐश्वर्या अपने बैंक, फिर शाम को दोनों घर आती। धीरे धीरे रूपल की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग पूरी होती है। यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी काफी इनकी दोस्त वगैरह बन गई थी। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। अभी तक रूपल को मुंबई आए 5 से 6 महीने ही हुए थे। इन्होंने ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ये बहुत खुश थी। परिवार के लोग भी काफी खुश थे कि बेटी अपना सपना पूरा कर रही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि 3 सितंबर को अचानक से रूपल अपने घर के बाथरूम में रक्त में लहूलुहान मृत अवस्था में पड़ी मिलेंगी। अगस्त 2023 के आखिरी हफ्ते में रक्षाबंधन का त्योहार था। रूपल अपनी बहन ऐश्वर्या के साथ होम टाउन चली गई थी, यानी रायपुर। राखी के 1 दिन पहले रूपल के पास दिल्ली से कॉल जाता है कि कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं, उसके बिना आप एज अ फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन नहीं कर सकती। इतने दिन की डेडलाइन है, उससे पहले ही आपको यहाँ पर आना होगा। ये बहुत कम टाइम था। अब इसी फोन आने वाले दिन ही रूपल अकेले ही मुंबई चली गई। वहां से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर दिल्ली जाती हैं। वहां पर टेस्ट वगैरह हुआ, सब कुछ सक्सेसफुल भी होता है। अब यहाँ बदकिस्मती कहें या क्या कहें, रूपल अपने घर रायपुर जाने के बजाय दिल्ली से मुंबई चली गई, जहां पर इनका कत्ल हो जाता है। आखिर इनका कत्ल किसने किया होगा? पवई थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके शव मिलने वाली रात ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये मामला अपने आप में काफी गंभीर था। प्रशासन पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। ऐसे शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वो भी अपने घर तक में। ऐसे सवाल मीडिया में खड़े होने लगे। लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिलाकर करीब 8 टीम्स बनाई जाती हैं। आगे बढ़ाकर 12 टीम्स बनती हैं। घर का मुआयना शुरू किया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है, फ्लैट में पहुंचती है। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर आते हैं। टेक्निकल टीम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। घर के लोगों से बात करने पर मिला कि 3 सितंबर की सुबह 11 बजे तक सब कुछ ठीक था। रूपल ने फोन पर बातचीत किया था अच्छे से, लेकिन 11 बजे के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से भी बातचीत शुरू की। बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए जिस भी रजिस्टर में साइन किया जाता है उसको चेक किया जाने लगा। यहाँ बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। उनके फुटेज को भी निकालकर पुलिस एग्जामिन करने लगी। यहाँ बिल्डिंग में इस दिन ज्यादा बाहरी लोग नहीं आए थे। सब बिल्डिंग के ही लोग थे, या तो फ्लैट ओनर हो या किराएदार। चूंकि संडे का दिन था तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे। रूपल के फ्लैट के अंदर तफ्तीश करने पर मिला कि घर से कोई भी सामान गायब नहीं है। उसका मोबाइल फोन भी फ्लैट के अंदर ही मौजूद था। गहने और पैसे वगैरह भी अपनी अपनी जगह पर थे। यहाँ तक कि घर में कोई जबरदस्ती एंटर किया हो इसका भी प्रमाण नहीं मिला। पुलिस रूपल के फोन की जांच करना शुरू करती है। इसकी लास्ट कॉल डिटेल्स और बाकी कॉल हिस्ट्री निकाली गई। यहाँ पुलिस को लग रहा था कि घर में कोई जानकार ही आया होगा। यहाँ फ्रेंडली एंट्री हुई थी। रूपल ने खुद उसको घर के अंदर आने दिया होगा, लेकिन वो शख्स आखिर कौन है?
पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से, बिल्डिंग के एंट्रेंस रजिस्टर से और सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन से पूछताछ करने पर टोटल 35 से 40 लोग मिलते हैं, जो भी लोग संडे के दिन यहाँ सी विंग में आए गए हों। इसमें रेजिडेंशियल लोग, किराएदार, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले, पार्सल डिलीवर करने वाले, ऐसे लोग थे। एक एक करके पुलिस ने सबसे बातचीत की। अब 4 सितंबर की तारीख आ चुकी थी, मंडे का दिन था। रूपल के परिजन भी मुंबई के लिए निकल चुके थे। यहाँ रूपल के कुछ दोस्त वगैरह भी आते हैं। पुलिस को 35 से 40 लोग मिले, उनसे एक एक करके पूछताछ किया जाता है। धीरे धीरे बातचीत करने के बाद उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके बयान में कुछ भी अजीब नहीं लगा। इनका रूपल से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं था। सारी चीजों से पुलिस को इतना तो अंदाजा लग गया था कि कत्ल 11 बजे से लेकर दोपहर के बीच में ही हुआ होगा। दोपहर तक ही बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाले, मेंटेनेंस वाले, घरों की मेड्स या बाकी कोई काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों का आना जाना होता है। दोपहर के बाद कोई ऐसा इंसान जो यहाँ रहने वालों के फ्लैट के अंदर तक जाता हो, उनका आना जाना नहीं होता है। इसीलिए पुलिस ने सोचा कि दोपहर में ही कत्ल हुआ होगा। जो हाउस कीपिंग कंपनी इस बिल्डिंग में साफ सफाई कराती थी, मेंटेनेंस वगैरह देखती थी, उस कंपनी से पुलिस ने स्टाफ की लिस्ट निकलवाई कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आकर इसी बिल्डिंग में साफ सफाई करते हैं। बिल्डिंग के मैनेजमेंट से मेड वगैरह की भी लिस्ट निकलवाई गई। रूपल के परिवार वालों और दोस्तों के यहाँ पर आने के बाद पुलिस ने उनसे भी बातचीत शुरू कर दी। घर वालों ने रूपल की किसी के साथ दुश्मनी का एंगल, उसका किसी से प्रेम संबंध हो, कोई एक तरफा प्यार करता हो, ऐसी किसी भी चीज से नकार दिया। रूपल की कॉल डिटेल्स में भी कोई संदिग्ध पैटर्न नहीं मिलता है। रूपल की सबसे आखिरी बार एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी। ये 3 सितंबर के दिन 11 बजे की बात है। उस दोस्त ने पुलिस को बताया कि जब वो और ये दोनों बात कर रहे थे तभी रूपल के फ्लैट की घंटी बजती है। रूपल अपना फोन लेकर दोस्त से बात करते हुए जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक आदमी था, उसने कुछ बोला लेकिन दोस्त को वो बात समझ नहीं आई। इधर रूपल उस आदमी से कहती है कि फ्लैट 304 नहीं बल्कि 306 है। उसके बाद रूपल ने दरवाजा बंद कर दिया था। दोस्त उस आदमी का चेहरा वीडियो कॉल में नहीं देख पाया, क्योंकि रूपल ने फोन का एंगल बाथरूम के पास वाले सीलिंग की तरफ कर दिया था। हो सकता है कि वो आदमी डिलीवरी वाला हो, गलती से फ्लैट नंबर 304 के बजाय 306 में आ गया हो। पुलिस के पास 3 सितंबर के दिन की हाउस कीपिंग कंपनी की तरफ से लिस्ट आई, जिन भी लोगों ने बिल्डिंग में इस दिन काम किया था या हमेशा किया करते थे। उधर टेक्निकल टीम सीसीटीवी को एग्जामिन करने में लगी हुई थी। 3 सितंबर के दिन 11 बजे के बाद के फुटेज देखे जा रहे थे। एक ही चीज को कई बार देखा जा रहा था। शायद पुलिस को पहली बार में दिखा ना हो जो दूसरी बार में दिख जाए। इसी दौरान टेक्निकल टीम ने कैमरे में ध्यान दिया कि एक सफाई कर्मचारी है, वो अपनी सफाई वाली यूनिफॉर्म में करीब 11:30 बजे बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके बाद 2 घंटों के बाद करीब 1:30 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखा। बाहर आने के बाद ये बिल्डिंग के पीछे चला जाता है। इस फुटेज को देखने के दौरान पहली बार में तो नॉर्मल लगा, लेकिन दूसरी बार में कुछ अजीब लगने लगता है। वो सफाई कर्मचारी आया तो था अपनी यूनिफॉर्म में, लेकिन जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था 1:30 बजे, तब उसने कोई और कपड़े पहन रखे थे। उसकी यूनिफॉर्म वहां पर नहीं थी, उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे। आखिर सफाई कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर अपने कपड़े क्यों चेंज करेगा, और क्या वो आदमी अपना दूसरा कपड़ा भी वहां पर लेकर गया था? बिल्डिंग में पुलिस ने मैनेजमेंट से इसके बारे में पूछा, हाउस कीपिंग कंपनी से बात की। सबका ही कहना था कि सफाई करने के बाद कर्मचारी यहाँ से चला जाता है, वो जहाँ पर भी रहता है वहां पर जाकर कपड़े बदलता है, ना कि बिल्डिंग के अंदर। लेकिन कैमरे में दिखा कि वो तो यूनिफॉर्म में गया था और किसी और कपड़े में बाहर आया। सफाई कर्मचारियों की लिस्ट के अनुसार सबको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया था, सबसे ही बातचीत हो रही थी। इसी बीच कपड़े बदलने वाले सफाई कर्मचारी से भी बातचीत हुई। पुलिस ने पहले इसका नाम पूछा। इसका नाम था विक्रम अटवाल, उम्र 40 साल। इसकी पत्नी भी इसी बिल्डिंग में मेड का काम करती थी। विक्रम का काम था फ्लैट के बाहर के कॉरिडोर और बाकी चीजों की सफाई करना, फ्लैट के कूड़ों को बाहर ले जाकर फेंकना। वहीं इसकी पत्नी का काम था फ्लैट के अंदर जाकर काम करना, जो भी इन्हें हायर करे। लेकिन कभी कभार विक्रम एक्स्ट्रा कमाई के लिए फ्लैट्स के टॉयलेट्स को भी साफ करता था। विक्रम की 2 बेटियां भी थीं। ये अपनी फैमिली के साथ पवई के पास ही तुंगा नामक विलेज में रहता था। ये मूल रूप से तो हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर साफ सफाई का काम करता था। जब पुलिस विक्रम से बातचीत कर रही थी तब उन्होंने ध्यान दिया कि विक्रम ने अपने हाथ में बैंडेज लगाया हुआ है। इसके सर पर, गले पर कुछ चोटें लगी हुई हैं। हाथ में गहरी चोट थी, इसलिए बैंडेज लगा था। दिखने में इसकी चोटें ताजी लग रही थी। ये दिन 4 सितंबर का चल रहा था। पिछली रात रूपल का शव मिला। विक्रम पूछने पर कहता है कि साफ सफाई करते वक्त इसको चोट लग गई थी। पुलिस ने इसकी पत्नी से भी बातचीत की, जो किसी बिल्डिंग में मेड का काम करती थी, रूपल के फ्लैट में भी काम करती। पता चला कि यह महिला संडे के दिन छुट्टी पर थी, केवल इसका पति ही काम पर आया था। आगे की पूछताछ में विक्रम की वाइफ बताती है कि ड्यूटी करने के बाद जब विक्रम घर पर आए तो उन्होंने कोई और कपड़ा पहना हुआ था, यूनिफॉर्म नहीं था। उनके शर्ट पर कुछ रक्त भी लगे हुए थे। पूछने पर वो बताते हैं कि वो बिल्डिंग में कांच ले जा रहे थे, किसी की मदद कर रहे थे। इसी बीच ही चोट लग गया। ये डॉक्टर के पास जाकर बैंडेज भी कराते हैं। इनके हाथ में काफी गहरी चोट थी, सर पर चोट थी, गले पर भी कुछ निशान थे।
नया वाला शर्ट जो ये पहने थे उस पर भी रक्त लगा था। विक्रम खुद ही उसको धुलते हैं। जब वाइफ ने मदद करने को कहा कि वो धुल देंगी तो विक्रम ने मना कर दिया और खुद ही धोते हैं। ऐसे सारे बयान, सीसीटीवी की फुटेज, सब कुछ विक्रम की तरफ ही इशारे कर रही थी। शक के आधार पर पुलिस इसको 4 सितंबर को ही पकड़ लेती है और थाने ले जाकर अच्छे से पूछताछ किया। इसके बयान में भी पुलिस को अजीब लग रहा था। इसने बिल्डिंग में कपड़े बदलने का जो रीजन बताया वो संतोषजनक नहीं था। इसने यूनिफॉर्म कहाँ पर रखा जिसने इसे निकाला था बिल्डिंग में, इसका भी जवाब ठीक से नहीं देता है। इसको जो चोटें लगी हुई थी उसका भी संतोषजनक जवाब नहीं था। ऊपर से बिल्डिंग के जो स्टाफ थे जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन या साफ सफाई करने वाले लोग, इनसे पता चला कि विक्रम का रूपल से पिछले दिनों झगड़ा वगैरह हुआ था। पुलिस को विक्रम के इंटरोगेशन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। विक्रम अटवाल ने रूपल ओगरे का कत्ल किया था। ये अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विक्रम टॉयलेट और बाकी बाथरूम वगैरह भी साफ करता था, इसीलिए रूपल ने इसको 3 सितंबर यानी संडे को फ्लैट पर बुलाया था कि बाथरूम की पाइप जाम हो गई है, पानी बह नहीं रहा है, उसको आकर देख लो। साफ हो गया तो ठीक, वरना प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। विक्रम पहले से रूपल के कत्ल की फिराक में था। इसने रूपल के कत्ल से करीब 3 दिन पहले एक धारदार हथियार भी खरीद कर रख लिए थे। जब ये 11:30 बजे सफाई करने के बहाने रूपल के फ्लैट में गया तो इसने अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा भी रखा हुआ था। ये जानता था कि अगर कत्ल करेगा तो रक्त के छींटे इसके ऊपर आएंगे ही, और वैसे बाहर निकला तो पकड़ा जा सकता है। इसीलिए कत्ल के बाद ये अपने कपड़े चेंज करेगा और दूसरे पहनेगा। ये फ्लैट में जाता है, वहां पर इसका रूपल के साथ झगड़ा हुआ। इसके बाद ये आदमी कपड़े में छिपाया हुआ तेजधार चाकू बाहर निकालता है। ये 9 इंच का नारियल काटने वाला नाइफ था। इससे ही विक्रम ने रूपल पर हमला करने की कोशिश की। रूपल भी कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसने भरपूर तरीके से खुद को बचाने की कोशिश की। वो लोहे की साइड वाला हिस्सा पकड़कर विक्रम से चाकू छीन लेती है और लकड़ी के हैंडल से उसके सर पर जोर से मारा। इतना जोर से वार किया कि विक्रम बेहोश होने वाला था। जैसे तैसे विक्रम ने चाकू छीन लिया और रूपल के गले पर चला दिया। 2 बार चलाया, तब भी रूपल और इसमें हाथापाई होती है। रूपल ने भी कई जख्म इसको दे दिए थे। चाकू के हैंडल से सर पर वार किया था। कुछ गहरा जख्म विक्रम के हाथ पर हुआ, गले पर हाथ के निशान लगे। अंत में रूपल ने दम तोड़ दिया। उसके बाद विक्रम रूपल के शव को लिविंग रूम से बाथरूम में ले जाता है और वहां पर बंद कर देता है। अब ये दूसरे बाथरूम में जाकर चाकू और खुद पर लगे रक्त को साफ करता है। इसने यूनिफॉर्म उतारा और कपड़े चेंज किए। इसके हाथ से रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से नए वाले कपड़े पर भी रक्त लग जाते हैं। ये बिल्डिंग के अंदर ही 1-1.5 घंटे और रुका रहता है। उसके बाद 1:30 बजे यहाँ से निकल गया। रूपल के कत्ल के मोटिव को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। विक्रम ने पुलिस को बताया कि साफ सफाई के लिए रूपल इसको बार बार टोकती रहती थी कि ढंग से साफ करो, यहाँ पर गंदगी रह गई है, कूड़ा ठीक से नहीं उठाया। हालांकि ऐसी बात के लिए भी कोई आदमी किसी का कत्ल कर दे, ये बात पचने वाली नहीं है। साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को इसलिए हायर किया जाता है ताकि साफ सफाई हो। अब कोई बोल बोलकर साफ सफाई कराए कि यहाँ पर करो, वहां पर कर दो, उसके लिए कोई कत्ल कैसे कर सकता है। पर इन्हीं साफ सफाई की चीजों को लेकर विक्रम अटवाल ने लड़की का कत्ल कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में खूब झगड़ा होता था। 1 सितंबर को भी रूपल का इससे काफी झगड़ा हुआ। हालांकि ये झगड़े उतने सीरियस नहीं थे। रूपल ने कभी भी इसके बारे में हाउसकीपिंग कंपनी या बिल्डिंग के मैनेजमेंट से शिकायत नहीं की थी और न ही अपने घर वालों को इसके बारे में बताया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विक्रम की रूपल पर गंदी नजर थी और झगड़े की वजह से उसका कत्ल भी करना चाहता था। चूंकि रूपल फ्लैट में अकेली थी और विक्रम सफाई करने के लिए वहां पर गया था तो इसकी नीयत खराब हुई होगी। चूंकि ये कत्ल भी करना चाहता था तो ये चाकू वगैरह भी लेकर आया था। इसने पहले गलत हरकत करने की कोशिश की होगी, कहीं भांडा न फूट जाए, इसीलिए कत्ल कर दिया। हालांकि रूपल के पोस्टमार्टम में ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं आता है, बस मारपीट के निशान थे, गले पर निशान था। पोस्टमार्टम के बाद रूपल के शव को 5 सितंबर तक उसके घर वालों को सौंप दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट से शव को लेकर वो रायपुर चले गए, जहां पर रूपल का अंतिम संस्कार होता है। जिस एयरलाइन कंपनी में एज ए एयर होस्टेस काम करने का सपना था, उसी एयरलाइन से उनका शव उनके घर तक पहुंचाया गया। रूपल के शव यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जमा हुई थी। इधर 5 सितंबर को विक्रम को अंधेरी कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया जाता है, यानी 8 सितंबर तक। बिल्डिंग के पास ही एक झाड़ी से उसका कत्ल के दौरान पहना हुआ कपड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया गया। वो चाकू सच में काफी धारदार था। पुलिस को अभी क्राइम रिक्रिएशन करना था, इसके अलावा भी कई सारी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। 8 सितंबर को विक्रम का रिमांड खत्म होने वाला था। यह अंधेरी पुलिस स्टेशन की जेल में कैद था। 8 सितंबर की सुबह सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब कांस्टेबल जेलों का मुआयना करने के लिए और कैदियों को देखने के लिए आए थे तो जेल में विक्रम अटवाल कहीं दिखा नहीं। इसको ढूंढते हुए पुलिस वाले कैदियों के टॉयलेट में जाते हैं। टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे तैसे पुलिस वालों ने उसको तोड़ा। जब पुलिस टॉयलेट के अंदर गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रम अटवाल ने अपने पहने हुए पैंट का फंदा बनाकर ऊपर पाइप से लटक कर स्वयं के जीवन को समाप्त कर लिया था। एक जेल में पुलिस वालों के बीच ऐसा कुछ हो गया। आनंद फानंद में पुलिस वाले विक्रम को लेकर कूपर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। अब बायकुला के जेजे हॉस्पिटल में विक्रम का पोस्टमार्टम किया जाता है।
पुलिस ने विक्रम की पत्नी को खबर कर दी। आगे हरियाणा से विक्रम के परिजन भी आते हैं। उन्हें विक्रम के शव को सौंप दिया गया। ये घटना अपने आप में काफी बड़ी थी। पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी ने ऐसा कर दिया था। इस थाने पर इंक्वायरी बैठ जाती है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने अपना तफ्तीश शुरू किया। विक्रम के पोस्टमार्टम में सामने आ जाता है कि उसने अपने जीवन को स्वयं समाप्त किया था। इंक्वायरी में पता चला कि विक्रम का व्यवहार पहले की अपेक्षा बदल गया था। ये गुमसुम रहने लगा था, दुखी था, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। एक गार्ड से भी इसने कुछ बातचीत की थी। गार्ड के अनुसार विक्रम ने बताया कि वो बहुत पछता रहा है। रूपल का कत्ल नहीं करना चाहिए था, इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब ये जेल में रहेगा। हो सकता है कि पछतावे में आकर ऐसा कदम उठाया। इस केस में केवल यही एक आरोपी था जो कि अब नहीं रहा, लेकिन विक्टिम के परिवार का कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक आदमी जिसने एक लड़की का कत्ल किया, आखिर में वो भी जेल में जाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।